आपके पास बिजनेस रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं, कोई क्वालिफिकेशन है कि नहीं, वगैरह वगैरह, आपके बिजनेस से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन। अगर आप पूरी तैयारी के साथ जाओगे तो आपको लोन मिलने की संभावना बहुत ही बढ़ जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। हाँ जी। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि हमें कैसे मतलब करना है लोन के लिए, कैसे वो करना है। आप उसकी साइट पे जाएँगे, ठीक है? जब आप साइट पे जाते हैं तो हम क्या करेंगे, पीएसबी लोन के तहत डालेंगे, अपना पैन नंबर चाहिए होगा, आईटीआर चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, हमारे बैंक डिटेल्स चाहिए और हमें क्या चाहिए, आपका लास्टली क्या बताया था उन्होंने कि आपका फर्म के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मतलब जो जिस चीज़ का आपका बिज़नेस है उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो उसके भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, ठीक है? फिर थर्ड जो सेकंड स्टेज है वो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखने हैं, आपको बताना है, आपको ना एक प्रॉपर प्लान देना है, जो आपका बिज़नेस चल रहा है, सेट हो रखा है, वो कितना कमा रहा है, उसका रेवेन्यू कितना है, क्योंकि जब तक मैनेजर इस चीज़ से सैटिस्फाई नहीं हो जाता कि आप लोग जो ये पैसा यूज़ करोगे, गवर्नमेंट का दिया हुआ पैसा, वो सही रहेगा या बेकार रहेगा, तब तक आपका लोन पास नहीं होता। और ज़रूरी नहीं है अगर आपने 10 लाख डाला है तो 10 लाख आपको मिल जाए। नहीं, अगर जो आपका मैनेजर है उसको लगेगा कि 5 लाख में ये काम हो सकता है तो वो 5 लाख भी दे सकता है। अगर उन्हें लगेगा 7 लाख में हो सकता है तो 7 लाख में भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है। देखिए, बोला ज़रूर जाता है कि पीएसबी 59 मिनट्स है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है। आप जल्दी-जल्दी वो चीज़ें कर सकते हो। अब देखो, इसमें क्या-क्या चाहिए आपको, योग्यताएँ जो शर्तें होती हैं, वो इनकम जो आपकी रेवेन्यू है वो, उधारकर्ता की भुगतान क्षमता चाहिए होती है कि आपका जो मतलब है, आपने कितना, आप जो अपना लोन ले रखा है आप लोगों ने, वो कि टाइम टू टाइम सबमिट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप दूसरा कोई लोन लेने लग गए हो, क्या फ़ायदा अगर आप पुराना लोन पे नहीं कर पा रहे हो? होता है ना? काफ़ी लोग करते हैं कि चलो लोन ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है? नेक्स्ट, मौजूदा लोन सुविधाएँ। आपने जो लोन लिया है, वो किसके अंडर लिया है, आपको क्या-क्या सुविधा मिली, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये सब भी चेक करेगा वो बैंक, ठीक है? नेक्स्ट है, बैंक या लोन संस्थान द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें। हर बैंक का अलग-अलग रूल्स होते हैं, ये आपको भी पता है। अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करूँ तो एक्सिस बैंक की अलग शर्तें होंगी। अगर मैं देना बैंक या बड़ौदा बैंक की बात करूँ तो उसकी शर्तें अलग होंगी। तो डॉक्यूमेंट्स में जो अलग-अलग बैंक्स की शर्तें होंगी, वो अलग होंगी, ठीक है? नेक्स्ट है, आपका देखो लोन संबंधी जानकारी में मैं बता दूँ, ब्याज दर कितना होता है, 8.50 होता है प्रति वर्ष। ये स्टार्ट है, मतलब 8.5% साल का है ये। मतलब आपको पूरे साल में 8.50 प्रति वर्ष से शुरू होगी आपकी जो ब्याज दर होगी। बहुत कम है ब्याज मेरे ख्याल से तो। बहुत कम है, 8.50 है तो ये बहुत कम है, ठीक है? ये स्टार्टिंग है। लोन राशि आपको कितने से कितने मिल सकती है? 10 लाख से 5 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं इसमें, ठीक है? आप स्टार्ट करेंगे 10 लाख, 10 लाख से लेके आप 5 करोड़ तक इसमें आप लोन ले सकते हैं पीएसबी 59 के अंडर, ठीक है? नेक्स्ट है, इसके 21 से अधिक पार्टनर हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, 59 मिनट में इन प्रिंसिपल मंजूरी। इन प्रिंसिपल मंजूरी क्या होता है, जो आपका ऑनलाइन आपने सबमिट किया है, तो आपको बार-बार डॉक्यूमेंट्स लेके भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी चल जाएगी। आप डाउनलोड करेंगे और उसको डाल देंगे, तो 1 या 2 दिन में हो जाता है। लेकिन आपका इन इसका मतलब ये होता है, आपका सॉरी, क्या बात कर रहे थे? हाँ, ये जो इन प्रिंसिपल मंजूरी है, मतलब आप डॉक्यूमेंट्स में 59 मिनट्स के अंडर-अंडर ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है न्यूनतम न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण। बहुत कम दस्तावेज़ देने जमा करने पड़ते हैं, हमें ज़्यादा नहीं करने पड़ते। लोन के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी है, अब एक टाइप से देखा जाए तो एडवांस ही है ना, ऑनलाइन आप कर रहे हो हर चीज़, ठीक है? नेक्स्ट है सरकारी सुविधा, ठीक है? 59 मिनट में इनकम टैक्स रिटर्न ये सब दे के आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? अब उसके ना देखो ज़रूरी दस्तावेज़ क्या-क्या होते हैं। अगर किसी का हाँ,
आ, आपको ना पासपोर्ट साइज फोटो सबमिट करनी है, जिनको गवर्नमेंट लोन दे रही है एटलीस्ट उसकी फोटो चाहिए, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है इसके लिए। सेकंड है जीएसटी की जानकारी होनी चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, यूजर नेम होना चाहिए आपका, मतलब आपको इसके लिए जीएसटी की जरूरत पड़ेगी। तभी हमारा कल का टॉपिक था जीएसटी, इसके लिए आपको जीएसटी की नीड पड़ेगी, ठीक है। जीएसटी आपको चाहिए, इनकम टैक्स की जानकारी होनी चाहिए। आप आईटीआर आपका हो या ना हो, बट आपका आईटीआर नंबर जरूर होना चाहिए, ठीक है, वो होना जरूरी है। पीडीएफ फॉर्मेट में पिछले पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मतलब पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि आपने जो रेवेन्यू आपने बातों में बोला है वो सच है या नहीं है, आपको इतना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप, ले अगर आपका कोई पार्टनर है या जो भी आपका फर्म है उसकी डिटेल्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर आपका कोई पार्टनर है तो उसके कागज भी लगेंगे। ई केवाईसी दस्तावेज होने चाहिए आपका। ई केवाईसी के बारे में सब जानते हो या है कोई ऐसा जो नहीं जानता है ई केवाईसी? हाँ जी, पता है सबको ई केवाईसी। पूजा जी। बट ऐसा हुआ नहीं अभी, तो एक तरह से हाँ जी, पूजा नेगी जी, आप बता दीजिए। वो हो रही है, बट हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे उनसे। नहीं मैम। तो स्कूल में रहते तो हमारी पूरी ई कॉन्सेप्ट थी केवाईसी तो करवाई होगी ना, आप केवाईसी करवाते हो हाँ हाँ। अकाउंट, हाँ जी वैसे ही। करवाइए। हाँ, ई केवाईसी होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, तो वो करवानी पड़ती है, उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक या लोन संस्थान द्वारा जरूरी कोई अन्य, हर किसी बैंक के अलग अलग होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको। कोई बैंक आपसे कुछ भी मांग सकता है, तो बट इतना भी नहीं, फर्म के डॉक्यूमेंट्स आपको रियल सबमिट नहीं करने हैं, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपना रियल सबमिट नहीं करना है, सारे आपके हार्ड कॉपी जो होती है वो फोटो स्टेट लगती है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, फोटो स्टेट लगती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको पीएसबी के बारे में? कोई है जिसको पीएसबी लोन क्लियर ना हुआ हो, बता सकते हैं मेरे को। क्लियर है पीएसबी लोन? यस मैम। आपको यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब नो मैम। बात करते हैं हम सिडबी की। सिडबी के बारे में सब जानते होंगे, सिडबी के बारे में सुना है आपने? नहीं मैम। सिडबी की मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ। ये होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो स्टार्टिंग करते हैं हम कोई छोटे मोटे बिजनेस की ना, उसमें हमें सिडबी की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। सिडबी का क्या है, वो भारतीय, जो हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में हम बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग उद्योग विकास बैंक। ये गांव में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईआईबीआई, ये सब बैंक के बारे में सुना होगा आपने, सुना है? यस मैम सुना है। हाँ जी। अब देखो जो ये है ना आपका सिडबी जो है ना, वो ना माइक्रो स्मॉल और मझोले उद्यम, मतलब माइक्रो क्या होता है, लघु, लघु मतलब छोटे से छोटा जो बिजनेस है जिसकी स्टार्टिंग कम है। नेक्स्ट है उसके बाद मीडियम स्केल्स के जो आते हैं, हम फैक्ट्री वगैरह किसी को चलानी है, प्लांट मशीनरी चाहिए जिसमें हमें मशीनें चाहिए, उसके लिए आते हैं आपके मीडियम। फिर थोड़ा सा स्मॉल स्केल, स्मॉल आता है, फिर स्मॉल में क्या होता है, उसमें थोड़े हमें प्लांट मशीनरी दोनों में चाहिए होती है। अब देखिए, अगर हम बात करें प्लांट और मशीनरी की, प्लांट और मशीनरी का मतलब है करोड़ों का खर्चा, क्योंकि एक एक मशीन आपकी 10, 15, 20 लाख तक की आती है। तो इसमें क्या होता है, आपकी सिडबी ना हेल्प करता है, सिडबी आपको लोन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब इसकी बात करें क्या काम है इसका, सिडबी का क्या काम है, ये एमएसएमई के सेक्टर के अंदर आता है आपका। एमएससीएमई का मतलब बताया था सर ने आपको कल।
हाँ जी। चलिए बात करते हैं आगे। सिडबी के ज़रिए ना लगभग 11.7 करोड़ रोज़गार पैदा होता है। कैसा होता है? क्योंकि आपने बिज़नेस किया तो आपको एम्प्लॉइज़ चाहिए ही चाहिए। आपको अपनी प्लांट मशीनरी के लिए कोई ना कोई चाहिए चाहिए। तो कितने कितने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल जाता है, ठीक है? सिडबी के तहत रोज़गार भी मिलते हैं। नेक्स्ट, 6,000 से अधिक उत्पादों का निर्माण किया जाता है। बहुत ज़्यादा निर्माण किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिज़नेस होते हैं ये सिडबी के अंडर। नेक्स्ट बात करें, सिडबी का उत्पादन में 45% योगदान है। मतलब अगर हम छोटे से छोटा इंसान प्लांट और मशीनरी डाई की कंपनी खोलना चाहता है, डाई का पता है ना आपको? डाई जो होता है पेपर्स, सूटों में भी डाई होती है, आपके जो प्रिंट किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी करी जाती है, उसकी बात हो रही है। उसके लिए भी आपको अगर कोई कंपनी खोलनी है तो सिडबी आपकी हेल्प करता है इसमें, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं सिडबी और क्या काम करता है। सिडबी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हो चुकी है, वो इंडिया की बात कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हो चुकी है वो 45% पे आ चुकी है, ठीक है? और इससे क्या है, इसमें ना जीडीपी का में इसका योगदान 37% है। आज की डेट में इसका योगदान ही 37% है। तो सिडबी में क्या हो गया, आपका भारत छोटे मोटे जो आपको स्टार्ट करना है, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, जो स्मॉल स्केल नहीं, जो कि ज़्यादा स्केल पे होते हैं, मतलब जहाँ पे हमें प्लांट्स और मशीनरी ओपन करनी होती है, वहाँ पे आपको सिडबी की नीड होती है, ठीक है? यहाँ पे सिडबी के बारे में किसी को और कोई डाउट है, या मैं आगे चलूँ सिडबी के बारे में और बताऊँ? यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है या नहीं है? हाँ जी, नो मैम। ठीक है, स्टार्ट करूँ, आगे बताऊँ? हाँ जी मैम। ठीक है। अब देखो, जो ये सिडबी है ना, वो 1990 में स्टार्ट हो चुका था। अब इसकी जो बात करें, ये 10 लाख से स्टार्ट होता है आपका, 10 लाख से लेके 10 करोड़ तक आपको ये भी लोन प्रोवाइड करता है। 10 करोड़ की बात कर रही हूँ मैं, छोटा मोटा नहीं होता। 10 करोड़ बहुत ज़्यादा धनराशि होती है। ये स्टार्टिंग होती है आपकी 10 लाख से, और ये 5 करोड़ तक ये जाती ही जाती है, ठीक है? अगर मेरे को थोड़ा बहुत प्लांट और मशीनरी का करना है तो वो मुझे करोड़ों में ही पैसा चाहिए होगा, बट मुझे अपना भी थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है कि नहीं, मेरे पास भी इतनी कैपिटल है या नहीं है, ठीक है? अब बात करते हैं इसके नाबार्ड की। नाबार्ड के बारे में किसी ने सुना है? यस मैम। कौन है, बताइए नाबार्ड के बारे में आपको क्या पता है अभी तक? बताइए बताइए। सुना है मैम उसके बारे में। अच्छा, पता नहीं है आपको इतना कुछ? हाँ, पता नहीं है, जानकारी नहीं है आगे। ठीक है, हम बता देते हैं। नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल का मतलब क्या होता है, जो गांव वगैरह होते हैं ना, उनकी डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है? नाबार्ड जो है ना, वो मेनली आपको गाँव के क्षेत्रों में मिलता है। ये क्या क्या काम करता है, प्रोवाइड करता है आपको, लोन प्रोवाइड करता है सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जैसे पीएसबी लोन था, उसमें 8.50% था प्रति वर्ष, मतलब उसकी स्टार्टिंग थी, मतलब 1% भी नहीं देना आपको महीने का, ठीक है? वैसे ही कुछ है। आपको क्रेडिट प्रोटेक्शंस मिलती हैं इसमें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है एग्रीकल्चर और रूरल ग्रोथ का। मतलब अगर आपको रूरल मतलब एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में काम करना है, खेती बाड़ी के लिए रिगार्डिंग एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग करना है, तो आपको नाबार्ड स्कीम के अंडर लोन मिल जाता है, ठीक है? आपकी टेक्निकल रेवोल्यूशन होती है, मतलब आपको ना वो ना ज्ञान देते हैं कि आपको जो एग्रीकल्चर वर्क है, ज़रूरी नहीं है हल ही जोतना है, नहीं नहीं, आप ना थोड़ा टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। ज़रूरी नहीं है हम पानी दें, हम केमिकल्स के बारे में भी हमें नॉलेज दी जाती है इसमें, ठीक है? और इसका रूरल डेवलपमेंट मैंने बता दिया, इसमें गाँव में ज़्यादा होता है।
अब इसका काम क्या है, ये इसका मेन फोकस होता है, ये कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक वेस्ट को प्लांट न्यूट्रिएंट। मतलब आपने खाद के बारे में सुना होगा, ठीक है, ये आपको उसके बारे में भी बताता है जो खाद वगैरह होती है वो कैसे क्या होनी चाहिए। आपका फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट कंपोजिट होता है, ज़रूरी नहीं है हम पेस्टिसाइड डालें, दवाइयाँ ही छिड़के, हम और चीज़ों का भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कौन कौन हो सकता है, किसको एलिजिबिलिटी मिलती है, पहली चीज़ इंडिविजुअल्स को मिलती है, फार्मर्स का जो ग्रुप होता है जो मतलब खेती बाड़ी करना चाहते हैं उनको मिलता है, कोऑपरेटिव्स को भी मिलता है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को भी इसके अंडर स्कीम के अंडर आपको लोन मिल जाता है। बात करें कंपनीज़ और कॉरपोरेशन, अगर जो गाँव में जो कंपनी खुली हैं, ये सब जो खुली हैं उनको भी इसके तहत लोन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनजीओज़। एनजीओज़ के बारे में जानते होंगे आप। एनजीओ खुले होंगे आपके मतलब काफ़ी नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एनजीओज़ वगैरह होते हैं, वहाँ पे आपको नाबार्ड के तहत लोन मिल जाता है, ठीक है। जितने भी म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं उनको भी नाबार्ड में मिल जाता है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी मिलता है काफ़ी, मतलब जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी इस स्कीम के अंडर लोन मिल जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे नाबार्ड के उसमें पूछ सकते हैं। हाँ जी। अब अगर इसकी बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, अगर आपको शॉर्ट टर्म है तो वो 4.50% पे होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ मैं अभी। नेक्स्ट अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो 8.50 पे होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अगर 8.50 कम नहीं होता, अगर अगर आप लोग रीजनल रूरल बैंक से, मतलब जो गांव में जो बैंक नहीं होते हैं, ग्रामीण बैंक की बात करें, ग्रामीण बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो वो आपको 8.35% के उस पे मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर आप स्टेट कोऑपरेटिव जैसे हर उसी का होता है ना, कांगड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो होते हैं ना बैंक, गढ़वाल में भी होगा, उत्तराखंड का कोई ग्रामीण बैंक होगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे कांगड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, कांगड़ा कोऑपरेटिव आजकल बहुत जगह पे है, तो वैसे ही अगर कोई गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, वो क्या देते हैं, वो भी 8.35% पे ही आपको रेट दिया जाता है। अब बात करें स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, वो भी 8.35 से आपको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन बता दिया, शॉर्ट टर्म रिफाइनिंग बता दी, लॉन्ग टर्म रिफाइनिंग बता दी। फार्मिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा आपको ये बेनिफिशियल होता है। अब बात करते हैं ये बना ही क्यों, हमें क्या ज़रूरत पड़ी नाबार्ड की, हमें और वगैरह भी तो लोन दे ही रहे हैं, पीएसबी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सिडबी के तहत भी हमें लोन मिल रहा है, तो क्यों क्यों है ये स्कीम। देखो, नाबार्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल है जिसका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट था कि जो गांव के जो एरिया हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं, तो उनको डेवलपमेंट करनी है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते थे, नाबार्ड की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अगर हम बात करें, इसीलिए ये होता है नैप स्किल्स कैन, कोई भी अप्लाई कर सकता है क्या इसके लिए, नहीं, इसके लिए कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। मतलब मैं गांव से शहर में हूँ, शहर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ये रूरल एरिया के लिए ही बना है, ठीक है। ये मेनली आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बना है, मोदी जी बहुत कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो ये वही है कि गांव के एरिया को डेवलप किया जाए, ठीक है, इसीलिए आपको लोन्स मिलते हैं। और कोई है इसके आगे आपको पूछना हो, नाबार्ड की तरफ मेरी साइड से नाबार्ड क्लियर होना चाहिए, सबको क्लियर है। और कोई है जिसको क्लियर ना हुआ हो आज अभी तक, मतलब नाबार्ड के बारे में है कोई, हाँ या ना प्लीज बोल दीजिए, आकर बोल दीजिए। नो मैम। क्लियर है यहाँ तक जी। ये ठीक है। इसके बाद क्या टॉपिक है, आपको सर ने सेंड किया है, इसके बाद का टॉपिक आपको पता है,
नहीं, वो तो वीडियो चला रखा था इसने हाँ यूट्यूब जी, पे। नाबार्ड के बाद है स्कीम्स जो वेरियस क्लस्टर्स में अप्लाई हुए हैं। आपने स्टार्टअप इंडिया के बारे में सबने सुना है? स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के बारे में सुना है? नो मैम। हाँ जी, हाँ या ना? आपने नहीं मैम। स्टार्टअप के बारे में नहीं सुना? मतलब हम जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मोदी जी बहुत ध्यान देते हैं भाई स्टार्टअप इंडिया पे। क्या हो गया आप लोगों को? स्टार्टअप इंडिया, मोदी जी का मेन फोकस है स्टार्टअप इंडिया। किसी ने नहीं सुना इसके बारे में? हाँ जी, हाँ जी, कोई हाँ या ना, कोई कुछ बोल सकता है। मैं नो मैम। ठीक है, बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया। मतलब छोटा मोटा हम बात करेंगे। जो आपका जो स्टार्टअप इंडिया है वो क्या काम है? ये आपका नरेंद्र मोदी जी ने ही स्टार्ट किया था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें क्या करना है, सरली हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, वित्त पोषण सहायता प्रोत्साहन के लिए होना चाहिए। इसका काम क्या है? मेनली स्टार्टअप जो बिजनेस होते हैं हमारे, छोटे मोटे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस पे ही है, जिसका मुख्यालय भारत में ही है, जिसे 10 साल से कम पहले खोला गया था। ठीक है, और इसका वार्षिक कारोबार, मतलब स्टार्टअप इंडिया एक ऐसी स्कीम्स है जिनमें 100 करोड़ तक का प्रॉफिट होता है। हम लोगों को 100 करोड़ कम नहीं होता है। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी को इस योजना के लिए आवंटित किया गया है। मतलब 20,000 करोड़ की आपकी पूंजी मिलती है आप लोगों को स्टार्टअप इंडिया में। मतलब ये PMKVY योजना, ये सब भी ना एक स्टार्टअप ही है आपके लिए, कि आपने एक कंपनी खोल दी है, ड्रोन की कोई कंपनी खोल दी हमने, तो ये स्टार्टअप है हमारा। तो हमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करती है स्टार्टअप इंडिया में। ठीक है, आकांक्षा जी, हाँ जी सर। नेक्स्ट सेशन जो रिमेनिंग सेशन है इसको मैं पूरा करता हूँ, ठीक है? ओके सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं मॉर्निंग सर? सर। तो आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं और वो कैसे हमें हेल्प करते हैं। तो एक स्कीम है गवर्नमेंट की, PSB 59। इसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक लाइक कैनरा बैंक और आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह के जो बैंक है ना, ये पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि बैंक ये मूलतः दो तरह के होते हैं, प्राइवेट एंड सरकारी बैंक। ऐसे बैंक्स जो सरकारी बैंक हैं उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब आते हैं हमारे देश में प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं। यस बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये सब प्राइवेट बैंक हैं। ओके, तो हम इसमें एक स्कीम जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें एक स्कीम है PSB 59। इसका मतलब ये हुआ कि 59 मिनटों में इन प्रिंसिपल आपको ये बैंक्स आपको लोन अप्रूव कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल दैट मीन्स कि 59 मिनट्स में आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो वहाँ से बैंकों से आपको एक ऑफर लेटर आ जाएगा कि ये अब लोन आपको, इतना लोन आपको मिल सकता है। तो ये PSB 59 लोन स्कीम है। ठीक है, ओके। नाउ अभी हम चर्चा कर रहे थे, जैसा कि मैम बता रही थी, स्टार्टअप स्कीम, स्टार्टअप इंडिया। ये हमारे भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें जैसा कि नाम से पता लगता है, स्टार्टअप, कुछ नया स्टार्टअप, यानी आप ऐसा कोई भी चीज़ जो पहले नहीं हुआ है या कुछ मिलता जुलता चीज़ जो आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं ना, या ऐसा कोई आइडिया जो आपके पास है और लोगों के पास वो आइडिया इम्प्लीमेंट करने का आइडिया नहीं है बट आप पे है, यानी ऐसा कोई नया आइडिया, ऐसा कोई नया इनोवेशन जो आप करना चाहते हैं, है ना, उसको हम स्टार्टअप में कवर कर सकते हैं।
यानी ऐसी जो स्कीम है उसको हम बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया, यानी ऐसा कोई नया स्टार्टअप, नई कोई चीज स्टार्ट करना। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में, हमारा देश काफी बड़ा है और काफी व्यापक है, तो इसमें कुछ नए नए तरह के इनोवेशन चल रहे हैं। एक नया स्टार्टअप मैं आपको नाम सुनाऊंगा, आप शायद परिचित भी होंगे। एक प्लेटफॉर्म है ओला और एक उबर। आप इन्हें अब ये देखते हैं कि क्या इनको स्टार्टअप हम बोल सकते हैं? तो देखिए, ये रियल में वाकई एक स्टार्टअप है। इसमें क्या है, पहले क्या होता था, कन्वेंशनल तरीके से देखते हैं हम कि हमको कहीं पर जाना होता था तो हम किसी टूर एंड ट्रेवल वाले को फ़ोन करते थे, उसके पास जाते थे, वो या हमारे पास वो आता था, हम उससे बात करते थे कि भाई साहब हमें इतनी दूर जाना है और कितना चार्ज आपका लगेगा। तो इस प्रक्रिया में अगर हमको 6 दिन बाद या 7 दिन बाद 10 दिन बाद जाना है तो पहले ही प्री प्लान करना होता था। कई बार तो अर्जेंसी में हम फोन करते थे टूर एंड ट्रेवल्स वालों को, तो वो हमसे पैसे भी ज्यादा चार्ज कर लेते थे। तब एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए कि जिस पे लोग घर बैठे ही कार बुक करने लगे। तब ऐसी प्रक्रिया उबर एक कंपनी है अमेरिका में उसने अपनाई। उसमें क्या था कि उन्होंने एक ऐप विकसित किया। उनके पास खुद की कोई भी गाड़ी नहीं है, खुद कोई भी कार नहीं है, बट उन्होंने क्या हुआ, जिनके पास कारें हैं उनको अपने साथ जोड़ लिया और अपना जो प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे उस ड्राइवर को और उस गाड़ी को लिस्ट कर लिया। और उसके बाद पूरे कंट्री की, जिस कंट्री में वो अपना ये स्टार्ट करना चाहते हैं, जिन राज्यों में, जिन स्थानों पर, उसकी मैपिंग कर ली पूरी, और उस मैपिंग को उन्होंने पोर्टल पे डेवलप कर लिया। तो अब इसमें हुआ क्या कि अगर कोई व्यक्ति, अगर सपोज देहरादून से किसी व्यक्ति को ऋषिकेश जाना है, तो पहले क्या करना पड़ता था कि पहले उसे फोन करना है किसी टैक्सी वाले को, है ना, वो ये भी बोल सकता है कि अवेलेबल नहीं हूं मैं। और कई बार क्या होता था कि गाड़ी खाली खड़ी है, ड्राइवर भी खाली है, बट काम नहीं था। लेकिन उबर ने दोनों समस्या को समाधान किया। पहला कौन सा, कि अब आपको टूर एंड ट्रेवल वाले के पास नहीं जाना है। दूसरा, जो खाली गाड़ी और ड्राइवर खाली खड़ा है, अब वो खाली नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही उबर पे एनलिस्ट किया, उसने अपना पोर्टल ओपन किया या ऐप ओपन किया, तो उसमें क्या होगा कि उसको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, भाई यहाँ से यहाँ की राइड आपको मिल रही है, ठीक है ना। तो आप ये देखते होंगे कि कितना बड़ा और नया किस्म का इनोवेशन है, जिसमें लोगों को काफी सहूलियत प्राप्त हुई है। अब दो लाभ हो रहे हैं। एक तो कस्टमर को ज्यादा पे नहीं करना पड़ रहा है, जो कि पहले ऐसा होता था। मैं आपको एग्जांपल बता दूं, आज से 25 साल पहले, आज से 20 साल पहले कह सकते हैं कि 20 साल पहले एयरपोर्ट जाने के लिए दिल्ली में एक स्थान से एयरपोर्ट टैक्सी वाला बंदा 600, 500, कई बार 1000 रुपये ले लेता था, है ना। उतने जबकि आज की डेट में कई बार दिल्ली में ही एयरपोर्ट तक जाने के लिए 350, जबकि होना ये चाहिए कि 20 साल पहले में और आज में तो रेट में अंतर आना चाहिए। लेकिन आज की डेट में समटाइम तो 350 में या 400 में एयरपोर्ट तक टैक्सी हो जाती है उबर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस स्थान पे खड़े हैं उस स्थान पे इसे बुक कर सकते हैं, वो आपको लेने आएगी और आपके गंतव्य स्थान तक छोड़ देगी। अच्छा, टूर एंड ट्रेवल वालों में प्रोफेशनलिज्म की थोड़ी कमी भी थी, जबकि इनमें ऐसा नहीं है। इनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है कस्टमर से बिहेव कैसे करना है, और अगर कस्टमर से खराब बिहेवियर करेंगे तो कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि वो उस ऐप पर उसकी शिकायत भी कर सकता है। अगर उसकी शिकायत हो गई तो उसके पैसे भी कट जाएंगे उस ड्राइवर के, और दोबारा उसे राइड भी नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर सर्विसेज तो है, बट उसमें अंकुश भी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो अब हम ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा ये बता रही है कि ये एक नए किस्म का आइडिया था, इसे इम्प्लीमेंट किया, काफी सफल रहा। आज की डेट में उबर, ओला और इनड्राइव ऐसी कई सारी कंपनियां, मेरू कैब्स, ऐसी कई सारी कंपनियां काफी बड़े स्केल कर चुकी हैं, और आज की डेट में लाखों गाड़ियां इस पोर्टल पर अवेलेबल हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे स्टार्टअप। ऐसा कोई नया इनोवेशन जो पहले नहीं किया गया, उस इनोवेशन को करना और उसको सफल बनाना, इसे स्टार्टअप बोलते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े शहरों में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ब्लिंकिट। ब्लिंकिट क्या करता है कि अगर आप ब्लिंकिट आपने डाउनलोड कर रखा है और आपको कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स या घर की कोई सामान चाहिए, आप उस पर ऑर्डर कीजिए, 15 मिनट के अंदर आपके घर पे डिलीवर कर देगा वो।
तो ये भी एक नया इनोवेशन है, इसे हम स्टार्टअप कहेंगे। ठीक है, तो अच्छा एक और स्टार्टअप सुनिए आप। एक कंपनी ने एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया है जो वाकई काबिल तारीफ है कि जैसे मान लीजिए जब हम कोई कार बुक करते हैं, सपोज हम कोई कार बुक कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए देहरादून से चंडीगढ़ तक के लिए, तो चाहे हम चंडीगढ़ रुक जाएं या चंडीगढ़ से वापस आएं, लेकिन हमको जिस कार को हम देहरादून से करेंगे हमें आने और जाने के दोनों के पैसे देने पड़ेंगे उसे। लेकिन उस ऐप में क्या सिस्टम है कि आपको सिर्फ जाने के ही पैसे देने हैं। वहां पर वो गाड़ी क्या करेगी, वो जो ऐप होगी वहां से उस गाड़ी को दूसरी कोई बुकिंग दे देगी, चाहे वो ऋषिकेश की हो, चाहे हरिद्वार की हो, चाहे देहरादून की हो। तो ऐसे करने से कस्टमर को काफी लाभ हुआ है। और अभी और भी कई सारी कंपनियां ऐसी आने वाली हैं, जैसे अभी एक कंपनी आने वाली है ईवी की। उसमें क्या है कि उसने जो जीटी रोड है पूरा, मान लो 500 किलोमीटर का जीटी रोड है, तो हर 100 किलोमीटर पे उसने अपना चार्जिंग पॉइंट बनाया है। पहली गाड़ी आपकी दिल्ली से चलेगी, 100 किलोमीटर पे आगे छोड़ देगी, वहां से दूसरी गाड़ी चलेगी। ऐसा करके 500 किलोमीटर का सफर आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और वो नॉइस, उसमें कोई नॉइस नहीं होगा, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, और वो जो गाड़ी है एकदम पॉल्यूशन फ्री होगी ना। तो आज हम जो चर्चा कर रहे थे वो स्टार्टअप पे हमने कुछ हमने सिडबी पे, नाबार्ड पे भी हमने चर्चा की है। सिडबी, नाबार्ड और पीएसबी लोन्स, इस तरह से आज का जो हमारा सेशन था वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में था। आप में से कोई भी जो भागीदार है, जो प्रतिभाग कर रहे हैं, कुछ पूछना चाहें, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, या जो आपने अभी लोन लिया हुआ है, या आप जो आगे लेना चाहते हैं उसके बारे में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगा कि आप सभी जो भी सरकारी सहायता या कोई लोन लेकर के व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें हर साल मतलब हर महीने पर जो आपका इंटरेस्ट लगता है, ध्यान रखिए जो आपका इंटरेस्ट लगता है उस इंटरेस्ट को पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज कि आपका पूरे एक साल में एग्जाम्पल के लिए कोई 5 लाख रुपए का लोन था और उस पर 10,000 का या 12,000 रुपए का कोई ब्याज गया आपका एग्जाम्पल के लिए, तो वो वाला ब्याज आप अपने अकाउंटेंट को बोल दीजिएगा, भाई ये वाला ब्याज मेरे खर्चे में दिखा दो, है ना। और आप जो भी अपने व्यवसाय से संबंधित खर्चे करते हैं, चाहे वो आना जाना, और जब आप अपने किसी काम से कहीं जा रहे हैं वहां पर कई बार आप फूड भी लेते हैं, कई बार स्टे भी करना पड़ जाता है, वो सारे खर्चे आपके बिजनेस में दिखेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि आपके जितने भी खर्चे हैं उन सभी खर्चों का विवरण रखिए आप, और उस विवरण को आप अपने अकाउंटेंट को देंगे तो उससे आपको टैक्स में बचत मिलेगी, टैक्स में लाभ मिलेगा। और दूसरा ये, जब आपका बिजनेस सेल्स और परचेज का 40 लाख से ऊपर हो जाता है तब आपको जीएसटी लेना है। और सर्विसेज सेक्टर में अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से प्लस चला जाता है तो आपको जीएसटी लेना है, ये बात आप ध्यान रखिए। और अगर आपका बिजनेस का स्केल अभी छोटा है, जैसे आप काफ़ी सभी भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है, तो उनको अभी जीएसटी की एज पर नीड कोई ज़्यादा अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो उद्यम रजिस्ट्रेशन अपना करा लें और कोई लाइसेंस जो लोकल लाइसेंस होते हैं वो लाइसेंस जरूर ले लें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। और ध्यान रखिए कि अगर आपको भविष्य में कामयाब होना है या अपने जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं इसको बड़ा करना है, अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं इसको बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको समय थोड़ा देना पड़ेगा अपने व्यवसाय पे, और इस व्यवसाय को अच्छे से कीजिए। साथ में मैं आप सभी से एक आग्रह और करना चाहूँगा कि कस्टमर, बिजनेस में कस्टमर जो होता है वो हमारा भगवान होता है। ऐसा माना जाता है कि कस्टमर जो हमारे लिए भगवान है, तो हमें अपने कस्टमर से ना तमीज से पेश आना है, मतलब उससे एक अच्छा व्यवहार रखना है, जिससे कि वो हम जो वस्तुएं बेचते हैं या जो भी हम सेवाएं देते हैं वो व्यक्ति या वो परिवार या वो जो लोग हैं वो हमसे ही वस्तुएं खरीदें। और दूसरी बात यह है कि सामान्य लोगों में और आप में अब थोड़ा अंतर आ जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई ईडीपी की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, जबकि आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपके काम करने में
और उनके काम, दूसरे लोगों के काम करने में अंतर आना चाहिए। आपको ये मतलब आप अलग से दिखने चाहिए कि हाँ आप वाकई ट्रेंड बिजनेसमैन हैं। ठीक है, तो आज का सेशन कहाँ से सुन पा रहे हैं आप? आज के सेशन में हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक और पीएसबी लोन्स, स्टार्टअप, इस तरह का हमने आज विवरण दिया आपको। और यकीन है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हम समझा रहे हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना आपको समझ में आए, तो आपसे समझने की कोशिश करें। जो कोई क्वेश्चन भी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो हाँ हमें जी सर, बोलिए, राजेश जी बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैम, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं एक चीज पूछना चाहता था। मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहता हूँ ना, क्योंकि मेरा गिफ्ट एंड टॉयज का है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए सर मुझे क्या करना पड़ेगा? और देखिए, जब भी हम कोई भी बिजनेस ऑनलाइन करते हैं, तो हम पे जीएसटी होना बहुत जरूरी है। जी सर। कारण उसका क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो वो सामान जो आप बेच रहे हैं ना, वो एक राज्य के बाहर जा सकता है। सपोज अगर आप एग्जाम्पल के लिए आप ऋषिकेश में हैं और आपका बिजनेस है और मैं दिल्ली से आपको ऑर्डर करता हूं, तो आपका जो सामान है वो बॉर्डर को क्रॉस करके जा रहा है, मतलब उत्तराखंड से यूपी होते हुए दिल्ली आ रहा है। ठीक है ना? जी। तो ऐसे वाले केस में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है ना? तो आपको इसमें जीएसटी लेना पड़ेगा। एक दूसरी बात और, कई सारी साइट्स ऐसी हैं कि अभी छोटे उद्यमियों के लिए जीएसटी अनिवार्य नहीं कर रही हैं। जैसे मीशो है, शायद मीशो पे जो मध्यम क्लास में शुरुआत वाले जो लोग हैं उनके लिए उद्यम से ही रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है। मतलब आप पे जीएसटी नहीं भी होगा तो भी रजिस्ट्रेशन आपका हो जा रहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा। और शायद अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी उद्यम रजिस्ट्रेशन से भी हो जाता है छोटे बिजनेसमैन के लिए। बड़ा बिजनेस हो जाएगा तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। हाँ जी, पवन जी आप बोलिए। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि मेरा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का है, तो जैसे अगर मुझे किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डील करनी होती है या कोई भी इंस्टीट्यूशन से डील करनी होती है, तो वहाँ पे जीएसटी बिल चाहिए होता है। क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट? हम अभी लेवल पर अपने बिजनेस को नहीं लेकर गए हैं जहाँ पर कि हमें जीएसटी की रिक्वायरमेंट है, तो क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूशन है? यस, मैं अब जवाब दे रहा हूँ इसका। आकांक्षा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। पवन जी, ऐसा है कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं ना, इनके साथ एक मुश्किल ये होती है कि इनकी होती है हर साल ऑडिट। और उस ऑडिट में जब इनको अपने खर्चे दिखाने होते हैं ना, तो वो सारे बिल जीएसटी फ्री होते हैं। मतलब सॉरी, इनको जो अपने बिल ऑडिट में दिखाने होते हैं वो सब पे जीएसटी लगा हुआ होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात है, इसमें छोटी सी, कि चूंकि आप अपने स्टेट के अंदर ही बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपने बिल पर आपका जो बिल है ना, उस पर अपना लाइसेंस या अपना पैन कार्ड या उद्यम रजिस्ट्रेशन डाल सकते हैं। आपका जो आप उन्हें बिल जो देंगे, उस बिल पर उद्यम रजिस्ट्रेशन, आपका पैन कार्ड या आपके पास कोई लाइसेंस है वो डाल के आप बोल सकते हो। और साथ में डिपार्टमेंट को भी बोल सकते हो कि चूंकि मैं अपना जो बिजनेस कर रहा हूं, मेरा बिजनेस 40 लाख से नीचे है, तो मुझे जीएसटी की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ उद्यम में एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता है, उद्यम। ओके, वो ले लीजिए और उसका जो नंबर है ना अपने बिल पे डाल दीजिए। अच्छा, हाँ जी, ठीक है ना? अब एक दूसरा तरीका और है। हेलो जी, हाँ जी सर। हाँ, दूसरा तरीका एक है कि आप जीएसटी ले भी लेंगे। ठीक है ना? जीएसटी आप ले भी लेंगे और आपको जीएसटी की सारी कॉम्प्लिकेशंस भी फुलफिल नहीं करनी है। तो उसका एक तरीका क्या है कि जीएसटी में होता है कंपोजिशन स्कीम। क्या सर? कंपोजिशन स्कीम। ओके सर, हाँ जी। इसमें क्या होगा कि आप जीएसटी ले भी लेंगे, हाँ जी, है ना? और आपको सिर्फ क्या करना है, पूरे साल में अगर आपने मात्र मान लो बिजनेस करा 30 लाख रुपए का, हाँ जी, पूरे साल का,
हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें आपको मात्र 30,000 उसका वन, यानी कि जो आपने बिजनेस किया है उसका 1% आपको डायरेक्ट सबमिट करा देना है, और आप जीएसटी के हाँ बिल जी, हाँ दीजिए जी। लोगों को। आप लोगों को जीएसटी के बिल दे सकते हो। अच्छा, हाँ जी। वो ज़्यादा तो बेटर है मेरे ख्याल से। हाँ, दोबारा मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक ठीक ये सर। होती है ना छोटे व्यापारियों के लिए, पहली बात तो ये है कि आप डिपार्टमेंट को बोल सकते हो कि जी मैं जीएसटी में, क्योंकि मेरा बिजनेस अभी 40 लाख से नीचे का है, इसलिए मेरे पे हाँ, जीएसटी हाँ। एप्लीकेबल नहीं है, और मैं जो हाँ मेरे जी। बिल हैं मैं अपने बिल पर उद्यम रजिस्ट्रेशन डाल के दे सकता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम करिए, अकाउंटेंट से बात करके जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ले लीजिए। ओके, ओके। तो आपके सारे बिल जीएसटी में ही जाएंगे, सारे बिल जीएसटी हाँ के ही जी। बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ उसमें क्या है ना, हाँ आपको पार्टी से जीएसटी जोड़ के या घटा के ऐसा कुछ नहीं लेना है, सीधा वन टाइम तो एक साल में जितना टर्नओवर होगा उसका 1% आपको डायरेक्ट जमा कर देना जीएसटी में, बात खत्म। कोई कोई नाटकबाजी नहीं किसी भी तरीके की। फिर हम ऑनलाइन भी डील कर सकते हैं, है ना? हाँ, जब आपको जीएसटी मिल गया फिर तो ऑनलाइन डील कर ही सकते हो, फिर क्या दिक्कत है। राइट सर, तो ये ज़्यादा बेटर है। हाँ, इसकी लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि ये जी सभी सर। स्कीम जो हम आपको बता रहे हैं, इस पर अपना जो अकाउंटेंट है, जो आपका अकाउंट का काम करता है, उससे पूरा सोच समझ के कि इस चीज के क्या फायदे नुकसान फ्यूचर में हो सकते हैं, सोच समझने के बाद आप हाँ जी। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो आप। हाँ, बेटर सर, सीए ठीक से है ना, बात करें। हाँ जी। क्योंकि कारण ये है कि जो भी आप, अगर आप डायरेक्ट आप जीएसटी ले लेना, तो आपको एक समस्या ये खड़ी हो जाएगी आज की डेट में कि अलग अलग आइटम पर अलग अलग तरह का जीएसटी होता है। आपको बिल, अभी शुरुआत में बिल बनाने में दिक्कत आ सकती है। हाँ जी, हाँ जी। सर, पर सर जैसे मेरा रहता है वो मैं एक ही लाइक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में ही डील कर रहा हूँ, तो उसमें फिर मेरा ये रहता है कि उसमें तो एक सर्टेन ही अमाउंट मतलब परसेंट रहता है जीएसटी का। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। जीएसटी में, जीएसटी ना जो क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी ना अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, अलग अलग टाइप के। अगर हाँ आप इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लोगे, उन पर जीएसटी का रेट अलग हो सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे उस पर जीएसटी का रेट अलग होगा। हाँ, कुछ वेरी तो करता है। हाँ, तो लेकिन वो आपको ऐसा करने में ना, मतलब क्योंकि आपका अभी शुरुआती काम है, अगर मान लो आपका काम काफी है, आपको लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तब तो आप फुल स्केल पे हाँ जीएसटी ले लीजिए। लेकिन आप चाहते हो भी हाँ काम जी। शुरुआत में है, तो आप क्या करें, कंपोजिशन में चले जाइए। अच्छा, एक बात और है, कंपोजिशन बाद स्कीम में लेने के कंपोजिशन स्कीम लेने के बाद साल या 2 साल में आप चेंज भी कर सकते हैं उसे, और दूसरा, या तो दूसरा जीएसटी ले लेंगे, या आप कंपोजिशन स्कीम से हट करके और नॉर्मल जीएसटी में जा सकते हैं इन फ्यूचर। अपग्रेड कर सकते हैं ना सर? अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन असल में क्या होता है कि जो टैक्स के जो रूल्स हैं वो एवरी ईयर, मतलब एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बात बोली थी कि पूरी दुनिया में मैं साइंटिस्ट हूँ, और मुझे अच्छे से साइंस सब आता है, और मैंने अच्छे अच्छे इनोवेशन किए हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा समझने में मुश्किल चीज़ क्या है, इनकम टैक्स या टैक्स संबंधी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है समझने में। ऐसा आइंस्टीन ने क्यों कहा था? ऐसा आइंस्टीन ने इसलिए कहा था कि ये जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो हर साल नए नए चेंजेस लाता है, और वो पुराने लोगों को उसे समझने में काफी मुश्किल हो जाती है, और हर साल अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा टैक्स है क्या। इसीलिए सबसे मुश्किल चीज़ है समझने के लिए। तो वो बेटर है कि यही समझे फिर। तो इसीलिए क्या है ना कि शुरुआती स्टेज पर काम को ऐसे फ्री फ्लो में किया जाए कि जिससे आराम से अपना काम चलता रहे, और जैसे जैसे काम बढ़ता चला जाए वैसे वैसे अपने आप को अपग्रेड करते चले जाइए आप। राइट। ठीक है, ओके। तो आकांक्षा जी, तो मैं इस सेशन को भी अपने एंड से संपूर्ण कर रहा हूँ। आप एक बार बात करके, और मतलब एक तरह से आज का सेशन क्लोज करिए, ताकि दूसरा सेशन स्टार्ट कर सके हम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। बाय। किसी के कोई डाउट्स हैं? नो मैम। तो आप लोग एग्जिट कर सकते हो, फिर मैं भी वो कर दूंगी। ठीक है।